हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पिछले वीडियो में हमें पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती हैं उनमें स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, उसमें वेरिएशन क्या होता है, फिर बाद में पढ़ेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बेटा दो तरीके की होती हैं। कुछ इसमें क्या होती है स्टेट फंक्शन, और कुछ हमारी होती हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे। इनका चेंज जो होगा, अगर इनिशियल फाइनल स्टेट डिपेंड सेम है और किसी भी रास्ते से जाएं, चाहे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कराएं, चाहे एडियाबेटिक कराएं, चाहे आइसोकोरिक कराएं, चाहे आइसोबारिक कराएं, और चाहे एडियाबेटिक आइसोकोरिक आइसोथर्मल मिला के करा के साइक्लिक करा के हम फिर वहीं पे लौट आए, तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू में चेंज जो होगा इनिशियल फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करेगा। अगर इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है तो इनके चेंज भी जीरो होगा। अगर इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है तो इनका चेंज जीरो होगा। उनको क्या कहते हैं स्टेट फंक्शन। फिर स्टेट फंक्शन भी दो भाग में डिवाइड करे गए हैं। एक तो वो स्टेट फंक्शन जिनकी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी है, आपका इंट्रोपी है। एस क्या होता है इंट्रोपी। इनकी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमेशा हम लोग क्या करेंगे, हम किसी की इनिशियल इंटरनल एनर्जी या फाइनल इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं। इसके केस में केवल हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज मेजर करेंगे, जैसे डेल्टा यू मेजर करेंगे, डेल्टा एच मेजर करेंगे, ठीक है, ये मेजर करते हैं, लेकिन इनिशियल फाइनल नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होती हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, इनकी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू और चेंज एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो किसी कंटेनर के अंदर कितना वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर कितना, ये निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं और आपका चेंज भी निकाल सकते हैं, जैसे कितना वॉल्यूम चेंज हुआ इनका निकाल, लेकिन इनका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये होगा स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन होते हैं? पाथ फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल, इनका जो चेंज निकालना होगा, वर्क डन निकालना है या हीट ट्रांसफर निकालना है, तो इसमें ये Q और W ये हमारे क्या है, पाथ फंक्शन, हीट ट्रांसफर और वर्क डन। ये पाथ पर भी डिपेंड करेंगे, इनिशियल फाइनल स्टेट पर भी डिपेंड करेंगे। जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं इनकी, इनका जो हमेशा चेंज निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, और इनकी वैल्यू केवल इनिशियल फाइनल स्टेट पर भी डिपेंड करती है, ठीक है, केवल इनिशियल फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करेगी। जैसे देखो, अगर मान लो हम, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, से ये इनिशियल स्टेट है, ये मान लो हम कोई भी, और ये फाइनल स्टेट है। अब यहां से यहां हम किसी भी रास्ते से जाएं, चाहे हम आइसोबारिक एडियाबेटिक कई रास्ते से होके पहुंचे, चाहे कैसे भी जाएं यहां से यहां तक, अगर मान लो हम यहां से यहां ऐसे इस रास्ते से जा रहे हैं और इस रास्ते से यहां होके जा रहे हैं और एक रास्ते सीधे चले जा रहे हैं, तो अगर मान लो ये पाथ 1 है, ठीक है, ये पाथ मान लो 2 है और ये पाथ मान लो 3 है, तीनों रास्तों में अगर इनिशियल फाइनल वैल्यू, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है, चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, तो इनका चेंज जो होगा, स्टेट फंक्शन का जो वैल्यू होगा बराबर निकल के आएगा। जैसे मान लो हम पाथ 1 में, अगर मान लो इनमें से कोई भी स्टेट फंक्शन निकाल लेते, उठा लेते हैं, जैसे पाथ 1 में चेंज इन इंटरनल एनर्जी मान लो डेल्टा U1 है, पाथ 2 में चेंज इन इंटरनल एनर्जी मान लो डेल्टा U2 है, और पाथ 3 में इंटरनल एनर्जी चेंज का डेल्टा U3 है। तो तीनों रास्तों से इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है,
इसलिए डेल्टा U1 की वैल्यू डेल्टा U2 की वैल्यू बराबर डेल्टा U3 के वैल्यू के बराबर होगी। दूसरी चीज, अगर मान लो हम क्या करें, जैसे एक ये ले लें, जैसे मान लो हम ऐसे करते हैं, जैसे साइक्लिक अगर प्रोसेस है, अगर मान लो ये प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, अगर हम जैसे मान लो ए पॉइंट से चले और घूम घाम के ऐसे यहाँ बी पॉइंट पे आए, बी से फिर घूम घाम के यहाँ पे हम मान लो ए पे लौट आए, तो ए से बी पे लौट आए, मतलब ये प्रोसेस अगर सेम इनिशियल फाइनल सेम है, तो ए से अगर बी पे लौटे हैं, ठीक है, पहले हम डेल्टा, अगर मान लो ए से बी गए और बी से ए लौट आए, तो इस केस में डेल्टा यू जो होगा, क्योंकि ए से बी गए फिर बी से ए लौट आए, यानी ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, साइक्लिक। तो इस केस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, अगर सेम इनिशियल फाइनल स्टेट है, ए से बी से ए से लौटेगा, साइक्लिक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे, ये हमारा प्रोसेस कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस ले रहे हो तो साइक्लिक प्रोसेस में सेम इनिशियल फाइनल स्टेट के लिए डेल्टा यू की वैल्यू चेंज कितना होगा, 0 होगा। डेल्टा यू की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। अब अगर मान लो पाथ फंक्शन की बात करें, जैसे मान लो हम यहाँ ले लें, जैसे प्रेशर ले लें और यहाँ वॉल्यूम ले लें, और इसमें अगर मान लो सेम इनिशियल फाइनल स्टेट ले, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट, अगर हम अलग अलग रास्ते से यहाँ पहुंचे, अलग अलग रास्ते से यहाँ मान लो पहुंचे, हम इस रास्ते से जाए, पहले केस में मान लो वर्क डन W1 है, दूसरे रास्ते से वर्क डन W2 है, दूसरे रास्ते से वर्क W3 है, या हीट ट्रांसफर पहले में Q1, दूसरे में Q2, तीसरे में Q3 है, तो इनकी वैल्यू जो होगी, क्योंकि पाथ अलग अलग हैं, अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर से होके गुजर रहे हैं, अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, तो इसके केस में जो होगा W1 की वैल्यू W2 के बराबर नहीं होगी, बराबर W3 की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जो वर्क होता है ये पाथ फंक्शन है। ऐसे ही हीट ट्रांसफर भी अलग अलग रास्ते से जा रहे हो, अलग अलग रास्ते से हीट ट्रांसफर अलग अलग होगा। जैसे मान लो इस रास्ते से Q1 है, इस रास्ते से Q2, इस रास्ते से Q3, तो जितने भी पाथ फंक्शन होते हैं वो अलग अलग रास्ते से डिपेंड करते हैं। हमारी बुक में जो जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है, जितने भी स्टेट फंक्शन को कैपिटल लेटर से, और जितने भी पाथ फंक्शन है उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। कुछ स्पेशल केस भी होते हैं। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस में ये होता है कि अगर मान लो आप जानते हो फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W, यानी दो पाथ फंक्शन का सम, दो पाथ यानी Q पाथ फंक्शन है, W पाथ, इनका सम किसके, डेल्टा यू के बराबर हो गया। और डेल्टा यू क्या है, हमारा स्टेट फंक्शन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन। तो यानी Q प्लस W का सम जो होता है, यानी दो पाथ फंक्शन का सम, ये क्या बन जाता है, स्टेट फंक्शन हो जाता है। स्पेशल केस है एक, ये याद रखिए, यानी दो पाथ फंक्शन का सम, यानी हीट और वर्क को अलग अलग ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस निकालेंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, 0, कि वर्क डन इक्वल टू W इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क वो डेल्टा V 0 होगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वर्क डन 0 हो जाएगा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू इक्वल टू हो जाता है Q हो जाता है, यानी Q क्या है, हीट ट्रांसफर, इसको V से लिख देते हैं, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जो होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो होता है हमारा क्या होगा, आइसोकोरिक में हीट हमारा स्टेट फंक्शन हो जाएगी। तो यहां पे क्या है, ये भी स्टेट फंक्शन हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया। तो ये स्पेशल केस है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ठीक है, कि Q प्लस W दो पाथ फंक्शन का सम स्टेट फंक्शन। ऐसे ही अगर कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ट्रांसफर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर को क्या कहते हैं, इंथैल्पी चेंज। क्या कहते हैं, इंथैल्पी चेंज। डेल्टा H इक्वल टू होता है QP। अगर QP क्या है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे जितना हीट चेंज होता है वो इंथैल्पी के बराबर हो जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट लॉ के हिसाब से दो पाथ फंक्शन का सम, यानी Q प्लस W का डेल्टा U के बराबर हो जाता है, तो डेल्टा U हमारा स्टेट फंक्शन हो जाएगा, डेल्टा U के बराबर हो जाता है। तो याद रखना फर्स्ट लॉ के हिसाब से Q प्लस W का सम
स्टेट फंक्शन हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर स्टेट फंक्शन हो जाएगा। और आइसोबारिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे, ये क्या कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस में हमारा जो हीट ट्रांसफर होगा ये भी हमारा स्टेट फंक्शन हो जाएगा। ये स्पेशल केस है। लेकिन जनरली अगर पूछे तो जनरली हमारा हीट ट्रांसफर और वर्क डन ये हमारे क्या होंगे, पाथ फंक्शन होंगे। ये पाथ पर भी डिपेंड करेंगे। जैसे साइक्लिक प्रोसेस अगर ले लोगे तो साइक्लिक प्रोसेस में, जैसे साइक्लिक प्रोसेस अगर ले लो तो ए बी सी डी ए, अगर साइक्लिक प्रोसेस में ले लोगे तो साइक्लिक प्रोसेस में जितने स्टेट फंक्शन होंगे, स्टेट फंक्शन जैसे डेल्टा एच की वैल्यू ए बी सी डी ये कितनी बराबर निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में वर्क जो निकालोगे, डब्ल्यू जैसे वर्क डन निकालते हो ए बी सी डी, ये वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, वर्क डन कुछ ना कुछ निकल के आएगा। बस इतना ही आपको याद रखना, इतने से आपके नीट के क्वेश्चन निकल जाएंगे। इससे से नीट का क्वेश्चन बोर्ड लेवल का निकल जाएगा। तो यहाँ तक हमारा स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन आपको क्लियर हो गया। पाथ फंक्शन दो भाग में डिवाइड, स्टेट फंक्शन दो भाग में डिवाइड किए गए हैं। एक वो जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं और एक वो जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, जैसे एनर्जी बेस्ड, जैसे एनर्जी वाले जितने टर्म होते हैं। और ये जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं, इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, चेंज भी निकाल सकते हैं। इनका जो जैसे इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स स्क्रीन, इनका हमेशा चेंज निकालेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं। फिर क्या होता है, एक और क्लासिफिकेशन होता है। ये जितनी भी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जितनी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी जितनी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी मटेरियल ले लो, ठीक है, जैसे मैटर, कोई भी मैटर है, मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसमें से उनको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती हैं, तो याद रखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेंसिव। तो इंटेंसिव आईएन से याद रखिए, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेंगी। इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट नहीं करेंगी, साइज पे डिपेंड नहीं करेंगी, मैटर के साइज पे डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट अमाउंट ऑफ मैटर, साइज पे नहीं डिपेंड करेंगी, शेप पे डिपेंड नहीं करेंगी। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करें, साइज पे डिपेंड करें, शेप पे डिपेंड करें, उनको क्या कहते हैं हम लोग, अमाउंट, साइज वगैरह पे डिपेंड करती हैं, उनको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे उसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लो, जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे आपका जैसे कलर देख लो, अगर मान लो कोई ब्लू कलर की कोई चीज है, जैसे, ठीक है, अगर कोई ब्लू कलर की चीज है, उसको हम दो भाग में काट दें, ठीक है, जैसे मान लो उसको दो भाग में
अगर काट देते हो, ठीक है, तो जैसे मान लो तो उसका कलर क्या चेंज हो जाएगा। जैसे मैं रेड कलर की कोई कपड़ा है, उसको अगर हम दो भाग में डिवाइड करते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो कलर कैसा हो जाएगा, कलर आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक, कलर हमारी इंटेंसिव हो जाएगी। डेंसिटी, डेंसिटी कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों, जैसे मान लो कोई मटेरियल है, जैसे पानी है। अब पानी अगर मान लो कोई, अगर सिस्टम में मान लो कहीं पानी रखा हुआ है, उस पानी को अगर मान लो ये कोई, अगर इसमें कोई लिक्विड है, इसमें से थोड़ा अगर मान लो मैं लिक्विड इसमें से निकाल लेता हूं, उसमें से लिक्विड निकाल लूंगा, तो क्या उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डेंसिटी हमारी कैसी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बताइए इसका अभी मैं ले लूं, ये मान लो कोई सिस्टम है, इसका बताइए क्या टेम्परेचर, इसमें से अगर मैं थोड़ा लिक्विड चेक करूं तो उसका टेम्परेचर अलग होगा क्या, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या अलग होगा। तो इसमें से अगर मान, जब भी इंटेंसिव एक्सटेंसिव का डिफरेंस पूछे, अगर उसको हम डिवाइड कर दें, ऐसे मान लो दो भाग में इसको काट दो, और दो भाग में काटने से अगर वो चीज चेंज हो रही है, दो भाग में कोई भी सिस्टम है, अगर कुछ भी चीज दे रखी हो, अगर उसको दो भाग में डिवाइड कर दें और डिवाइड करने से अगर वो वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव। अगर चेंज नहीं हो रही है तो क्या हो जाएगी, इंटेंसिव। जैसे मान लो इसको हम दो भाग में ऐसे डिवाइड कर दें, तो क्या लिक्विड की डेंसिटी चेंज हो जाएगी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव, ठीक है, डेंसिटी कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव। बताइए इसका टेम्परेचर कैसे डिवाइड करने से चेंज हो जाएगा, तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो कोई, अगर मान लो ये कमरा है आपका, रूम है, उस रूम में बीच में अगर पार्टीशन लगा दें, पार्टीशन लगाने से क्या प्रेशर चेंज हो जाएगा, भाई जितना प्रेशर इधर है उतना प्रेशर इधर रहेगा, ठीक है, चाहे बांट बांट दो, प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर कैसा हो जाएगा हमारा, इंटेंसिव, ठीक है, प्रेशर भी इंटेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो समझ लो, अगर ये लिक्विड इसमें से है, इसको अगर दो भाग में काट दें, ऐसे डिवाइड कर दें, तो बताओ बेटा वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, इसमें से थोड़ा अगर निकाल लेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, नहीं, तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, एक्सटेंसिव। तो वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम हमारा कैसा हो जाएगा, एक्सटेंसिव। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज हो जाए उसे क्या कहते हैं, जिसको सिस्टम को दो भाग में काट के देखो, एज्यूम करो दो भाग में डिवाइड करो, अगर चेंज हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। अगर चेंज नहीं होगा तो इंटेंसिव। तो प्रेशर, कलर है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये हमारे क्या हो जाते हैं आपके, ये प्रॉपर्टी कैसी हो जाएंगी आपकी, इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, IN मतलब इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होंगी, ये अमाउंट, साइज, शेप पे डिपेंड करिए, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव। ऐसे ही मान लो, जैसे मान लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, जैसे मान लो E0 Zn2 प्लस, आप लिख, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हमारा कैसा है, ये हमारा कैसा होता है, इंटेंसिव। ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा इंटेंसिव होता है। तो जो चीजें अमाउंट पे डिपेंड नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इंटेंसिव। कंसंट्रेशन, जैसे मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, ठीक है, मास परसेंटेज वगैरह, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटेंसिव। ये बताओ, जैसे तूने शरबत बनाया घर में, शरबत बनाया है, ठीक है, उस शरबत में से थोड़ा शरबत निकाल लो, पी के देखो क्या उसका तो उसके बाद में पियो तो क्या मिठास अलग अलग होगी। वो सेम शरबत अगर कई लोगों को बांटो, मिठास बराबर होगी। तो मिठास मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन भी हमारी कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है, कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव। और जो प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करे, जैसे वॉल्यूम है, मोल्स है, अगर बताओ एक मोल ऐड करो 2 मोल हो जाएंगे, तो जो चीज ऐड करने पे चेंज हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाती है हमारी, एक एक्सटेंसिव। मोल्स हैं, मास है, मोल्स मास, इंथैल्पी है, चेंज इन इंथैल्पी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन गिब्स एनर्जी है, ये सारी वैल्यू क्या होती हैं, एक्सटेंसिव होती है। एक्सटेंसिव मतलब अमाउंट पे डिपेंड करेंगी, एक्सटेंसिव मतलब अमाउंट पे डिपेंड करेंगी। जो अमाउंट पे डिपेंड करें वो एक्सटेंसिव, जो डिमांड ना करें वो हमारी इंटेंसिव। एक चीज और समझ लो, देखो जैसे जैसे हम मान लो इधर एक
जैसे यहाँ पे कोई वेसल ले लेते हैं, ठीक, कोई कंटेनर ले लेते हैं हम उसमें अंदर, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मान लो वाटर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा ए कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ वाटर होगा, और ये हमारा बी है कंटेनर, इसके अंदर वाटर होगा, ठीक है। अब ये वेसल है, वेसल के अंदर अगर मास देखें अगर, ठीक है, अगर मान लो अगर ऐड करने पे वो चेंज हो रहा है तब तो वो एक्सटेंसिव हो जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, प्रॉपर्टी अगर प्रॉपर्टी जो होगी हमारी अगर एक्सटेंसिव होगी तो चेंज हो जाएगी। देखो अगर वेसल के अंदर हम कोई मान लो वाटर का ये है, इसका मास मान लो, अगर हम मास की बात करें तो मास जैसे मान लो यहाँ पे हम मास मान लो इसका वाटर का m1 है, ma है, यहाँ पे वाटर है, इस छोटे कंटेनर के मास ma है, इसके अंदर मास मान लो mb है, ठीक है। तो अगर हम ए और बी कंटेनर का मास बड़े कंटेनर मान लो डाल दें तो अगर मान लो ma और प्लस mb ये बेटा ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करने से मास बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज होगा, तो चेंज हो जाएगा। तो मास कैसा हो जाएगा हमारा, तो मास कैसा हो जाएगा हमारा, एक्सटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसी तरीके से अगर मान लो डेंसिटी की बात करें तो इस वाटर की मान लो ये भी वाटर ही है, H2O यहाँ भी है, H2O यहाँ भी है, सेम प्योर चीज। इस वाटर मतलब इसकी डेंसिटी D1 है, ठीक है, तो इसकी भी डेंसिटी क्या होगी, D1 ही होगी, सेम डेंसिटी है मान लो। अगर मान लो इनको ऐड करें तो D1 प्लस D2, तो डेंसिटी तो D1 प्लस D1 ऐड करोगे तो डेंसिटी तो D1 ही रहेगी, तो यानी ये कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव। तो डेंसिटी हमारी इंटेंसिव हो जाएगी। तो जो चीज चेंज हो जाए, जो चीज चेंज हो जाए वो एक्सटेंसिव, जो चेंज ना हो उसे क्या कहेंगे, इंटेंसिव। फिर एक चीज और याद रखना, जैसे मान लो ऐसे ही कंसंट्रेशन की बात करो, मतलब एक सॉल्यूशन इसकी कंसंट्रेशन मान लो m है, इसकी भी कंसंट्रेशन m है, तो m प्लस m अगर ऐड करें तो कंसंट्रेशन तो m ही रहेगी, मोलैरिटी तो वही रहेगी, तो ये भी कैसी हो जाएगी, इंटेंसिव। तो जो प्रॉपर्टी ऐड करने से चेंज ना हो उन्हें क्या कहेंगे, इंटेंसिव, और जो चेंज हो जाए उन्हें क्या कहेंगे हम, एक्सटेंसिव। और देखिए जैसे मान लो ये याद रखना, दो एक्सटेंसिव का रेशियो, ठीक है, दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। जैसे मान लो इंथैल्पी कैसा है, एक्सटेंसिव, इंथैल्पी कैसा है, एक्सटेंसिव, और इंथैल्पी अपान मतलब मोल रख दें हम, मोल्स रख दें तो आपका क्या होगा, इंथैल्पी यानी किलो जूल या जूल होगी, तो इसकी ये यानी मोलर इंथैल्पी जो हो जाएगी यानी जूल पर मोल, तो ये क्या हो जाएगा, मेरी मोलर इंथैल्पी जो होगी जूल पर मोल यूनिट हो जाएगी, मोलर इंथैल्पी जो होगी ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये हमारा इंटेंसिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इंटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो हमारा क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। ऐसे ही मान लो और वैल्यू है, जैसे आपका डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये भी हमारा एक्सटेंसिव है, ये भी हमारा एक्सटेंसिव है। तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हो जाएगा, दो एक्सटेंसिव का रेशियो, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम यानी ग्राम पर ml वगैरह जो भी है, तो डेंसिटी ग्राम पर ml, दो एक्सटेंसिव ग्राम पर ml, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंटेंसिव हो जाएगा। तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन डिफरेंट प्रोसेस पे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको देखिएगा, समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बढ़िया से तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।